सोचो एक ऐसी कंपनी जिसका मैक्सिमम यानी 70% सेल्स एसी के इर्द गिर्द घूमता हो और अर्ली मानसून के वजह से उसके सेल्स में डिक्लाइन हो जाता है और उसी वजह के इसका स्टॉक भी टैंक हो जाता है अप टू द 50%। तो दोस्तों मेरा सवाल है, क्या ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा? बिकॉज ऑफ एसी इंडस्ट्री यानी एसी का पेनिट्रेशन तो बहुत बाकी है। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप आउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। क्या है इसका बिजनेस मॉडल, क्या है यहाँ पे उसके कैपेक्स के प्लान, और क्या इसका अफेक्ट हुआ है यहाँ पे इंडस्ट्री के ऊपर, और क्या अफेक्ट हुआ है यहाँ पे कंपनी के ऊपर, और क्या फ्यूचर में फिर से फिनिक्स जैसी ये कंपनी उड़ान भर पाएगी। इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। ये एक ईएमएस मैन्युफैक्चरर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके अंडर ओईएम और ओडीएम दोनों फैसिलिटी सप्लाई करती है। बेसिकली ओडीएम का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, मतलब डिज़ाइन तो ये खुद करती है और ये बड़े बड़े जो यहाँ पे क्लाइंट है उनको सप्लाई करती है। जैसे वर्लपूल हो गया, एलजी हो गया, वोल्टास हो गया, इनको सप्लाई करने का काम करती है। जो एसी, रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन ऐसा जो है वो सेल्स करते हैं, वो खुद का लेबलिंग लगाते हैं और उसके बाद में वो आगे भेज देते हैं। उसके साथ साथ ये प्लास्टिक मोल्डिंग का भी काम करती है। यानी बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो आपको एसी बनाना है, फ्रिज बनाना है या फिर वॉशिंग बनाना है, उसके लिए जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट लगते हैं उसका मोल्डिंग इंजेक्शन का काम जो है वो भी करती है। उसके साथ साथ वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो अराउंड उसके 70+ ग्लोबल ब्रांड्स है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करती है सर्विसेज जो उसके कस्टमर्स है। उसके साथ साथ देखेंगे कंपनी के अराउंड 10,000+ एम्प्लॉई है और 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कंपनी के पास है। और कंपनी की शुरुआत हुई थी 1977 में और उसके बाद में एक वन ऑफ द मेजर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो बन के निकली है। उसके साथ साथ कंपनी ने खुद को बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। जैसे कि मैंने कहा ना, पहले तो कंपनी क्या करती थी, बाकी का जो है वो मैक्सिमम आउटसोर्स करके फिर उसको असेंबल करके यहाँ पे जो है वो ओईएम को देती थी, जो कि है बड़े बड़े जो यहाँ पे 70+ ब्रांड है। लेकिन अभी क्या किया कंपनी ने, प्लास्टिक मोल्डिंग इंजेक्शन के वजह से है ना, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया। उसके वजह से उसका कॉस्ट के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे जो है ओडीएम के अंडर, ओईएम के अंडर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, एलईडी, टेलीविजन, एयर कूलर्स, ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स, बाथरूम फिटिंग एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। लेकिन मैक्सिमम 68% रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे एसी से आते हुए दिखेगा आपको, जो कि इसका एक मेजर बिजनेस है, मेजर चंक है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ पे एसी की, क्योंकि जस्ट ओनली 8% ही पेनिट्रेशन इन हाउस में हुआ है, जो कि बाकी का एवरेज कंट्री देखेंगे तो 40% तक ये एवरेज देखने को मिलेगा। यानी बहुत बड़ा लंबा, यानी बहुत बड़ी दूरी यहाँ पे तय करनी बाकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है ना, कंपनी जो कैपेक्स डिक्लेयर किया था वो यहाँ पे फिलहाल स्टॉप किया है। बिकॉज ऑफ क्या हुआ है ना, लास्ट ईयर की इन्वेंट्री जब इनिशियली मई जून की इन्वेंट्री जो है वो अभी तक कैरी कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि दिसंबर से जनवरी तक यहाँ पे हम जो है इन्वेंट्री जो है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद में और कौन से वर्टिकल्स है ये भी जानना जरूरी है। तो कंपनी का अगर बाकी का वर्टिकल्स देखेंगे तो 68% रेवेन्यू जो है वो इसका जो एयर कंडीशनर से आता है। उसके साथ साथ बाकी के जो रेवेन्यू वर्टिकल्स है तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कौन कौन से वर्टिकल से कितना कितना रेवेन्यू आता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे 8% रेशियो जो रेवेन्यू जो है वो अराउंड यहाँ पे वॉशिंग मशीन से आता है। प्लास्टिक एंड मोल्डिंग जैसे कि मैंने कहा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है, उससे अराउंड 20 to 25% का रेवेन्यू जो आता है वो भी आता है। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि टीवी एंड एक्सेट्रा, उससे अराउंड यहाँ पे कंपनी को 800 to 900 करोड़ का यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, जो कि एक अच्छा यहाँ पे कंपनी को डाइवर्सिफाई बनाता है। और बाकी के भी अदर टूल्स एंड बहुत है उसका नेग्लिजिबल रोल, जो कि 5 to 10% का देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है कि एसी की इतनी बड़ी अच्छी डिमांड होने के बावजूद यहाँ पे कंपनी यहाँ की बाकी के सेक्टर में यहाँ पे क्यों एंटर करना चाह रही है, जो कि एसी जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो करने वाला है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, बेसिकली है ना, एसी एक साइक्लिकल आपको यहाँ पे बिजनेस देखने को मिलेगा। बेसिकली एसी का बिजनेस ऐसा है कि जो आपको यहाँ पे जस्ट ओनली 5 to 6 मंथ का ही दिखेगा। मतलब जब आपका समर सीजन चालू होना और उससे पहले और उसके बाद में अप टू द जून टू जुलाई। लेकिन जुलाई अगस्त के बाद में, अगस्त टू अराउंड जान
तब तक आपको यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आपको प्रॉपरली यूटिलाइज होती हुई नहीं दिखेगी। सो इसलिए क्या किया है ना कंपनी ने, बाकी के जो सेक्टर है जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कूलर हो गया, उसके बाद में टेलीविजन हो गया एंड सो ऑन, इनको इनके ऊपर भी फोकस करना चालू कर दिया। उसके वजह से इनको जो है प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो जाएगा। बिकॉज आप क्या है ना, आप देखेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो जो है वो कांस्टेंट है, आपको एम्प्लॉय को सैलरी देना है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे उसका अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो बाय द ऑल 12 मंथ, तो आपका यहाँ पे मार्जिन्स में यहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे जो है किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे आना चालू हुई है। देखेंगे तो प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट यानी एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर्स किस यहाँ पे रैपिडली यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन दर्शाता है। सो दोस्तों, ये है वो बड़े बड़े नाम्स जिसके लिए यहाँ पे जो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे काम करती है, जो कि 70+ ब्रांड्स होते हुए दिखेंगे। एलजी, लुमैक्स, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ओनिडा, ब्लू स्टार एंड सो ऑन, आपको बहुत बड़े बड़े नाम, गोदरेज, रिलायंस, इनके साथ में कंपनी जो है वो काम करते हुए दिखेगी, इनके लिए काम करते हुए दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों कंपनी का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया, बिकॉज ऑफ जो कि मैंने कहा इनिशियली कहा था शॉर्ट समर था, उसके वजह से यहाँ पे उसके रेवेन्यू में इतना जंप नहीं देखने को मिलेगा जितना इसमें पास में 39-40% का जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाया। सो देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर का रेवेन्यू की बात की जाए तो ये सभी करोड्स में यहाँ पे देखेंगे तो 1320 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो 1503 हो गया, यानी 14% की जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आप एक बात गौर करने वाली, इवन दो इसका 68% का रेवेन्यू जो है वो एसी से आता है और एसी में इतना समर, अर्ली समर के वजह से इतना बड़ा डिक्लाइन हुआ है, फिर भी यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे जो है वो 14% की ग्रोथ, नॉट निगेटिव ग्रोथ। अगर यहाँ पे ईपैक ड्यूरेबल को देखेंगे तो वो 14% निगेटिव है और ये पॉजिटिव में ग्रोथ दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ इसका बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड है, पहली बात। उसके बाद में यहाँ पे EBITDA की बात की जाए 134 का EBITDA जो है वो यहाँ पे 139 का हो गया। यानी आप यहाँ पे एक बात गौर करोगे, यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 13% से बढ़ा है, लेकिन EBITDA जो है वो जस्ट ओनली 3% से बढ़ा है। उसके पीछे के रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ कंपनी का फिक्स कॉस्ट। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो रहने ही वाली है, इवन दो आपका रेवेन्यू उस तेजी से नहीं बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड से नहीं बढ़ेगा, फिर भी आपकी फिक्स कॉस्ट के इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे EBITDA के मार्जिन के ऊपर यहाँ पे प्रेशर आया, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ है ना, कंपनी ने क्या किया, जब कंपनी को लगा कि यहाँ पे जो अर्ली सीजन है, अर्ली मानसून आया है और ये जो आपको इन्वेंट्री जो है वो क्लियर करनी होगी, अगर क्लियर करनी है तो उसके लिए आपको डिस्काउंट देना होगा, और इसी डिस्काउंट देने की वजह से यहाँ पे प्राइस में भी यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन आया, और प्राइस में डिक्लाइन आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्जिन में भी यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन आया। ये दो रीजन है मेनली जिसके वजह से यहाँ पे EBITDA मार्जिन जो है वो अफेक्टेड हुआ है। उसके बाद में पैट में देखेंगे तो पैट के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आया। देखिए दोस्तों, पैट जो लास्ट ईयर था कंपनी का 84 यानी 85 करोड़ का, वो डिक्लाइन होकर अराउंड 67 करोड़ ही बचा है, यानी फ्लैट में देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट अराउंड 21% का यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसमें कुछ टैक्स का भी पोर्शन है, लेकिन PBT में देखेंगे तो यहाँ पे 16% का डिक्लाइन है। सिमिलरली यहाँ पे जो आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हो, यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन तो लगना ही है, आपको इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही नहीं करना ही है, बिकॉज ऑफ इवन दो आप यहाँ पे सेल्स में डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे बाकी कुछ लेना देना नहीं है, आपका सेल्स डिक्लाइन हुआ है, डजेंट मैटर, बट आप यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो है वो पे ही करना है। तो ये सभी रीजन है जिसके वजह से यहाँ पे पैट डिक्लाइन हुआ, EBITDA मार्जिन से यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन हुआ। सो दोस्तों, ये सभी सिनेरियो के पीछे की वजह हम यहाँ पे जानेंगे धीरे धीरे कि क्या हुआ था एक्चुअल में जब वो अर्ली मानसून आया था। देखिए, प्रोडक्ट बिजनेस जो है वो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था 77% ऑफ द इन द Q1। जैसे कि हमने देखा प्रोडक्ट में कौन सा है, AC, उसके बाद में एयर कूलर एंड वॉशिंग मशीन। उसके बाद में AC बिजनेस जो है वो ग्रो किया 15% से, जैसे कि हमने देखा था मेन ओवरऑल बिजनेस भी 14% से ग्रो किया, AC बिजनेस भी 15% से ग्रो किया, जो कि अगर देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 1015 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। वॉशिंग मशीन जो बिजनेस है उनका, जो कि एक वन ऑफ द मेजर बिजनेस है, उसमें अराउंड 36% की ग्रोथ दिखाई, जो कि बहुत ही फिनोमिनस है, और कंपनी इसमें कैपेक्स भी करने जा रही है। उसका कहना है कि कंपनी का कहना है आवर सब्सिडरी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रिपोर्टेड 1200 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। फुल रैंप अप ऑफ द सेकंड यूनिट भी यहाँ पे जो है उनका रैंप अप करने जा रहा है। ऑर्डर रिमेन हेल्दी
नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का कहना है कि यहाँ पे अच्छी जो है ऑर्डर बुक देखने को मिल सकती है या फिर सेल्स देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेजर सेल्स होता है या फिर उसका जो की ये होता है मैक्सिमम 40 to 50% सेल्स आपका Q1 और Q1 में आ जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे समर रहता है। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पे EBITDA के ऊपर या फिर मार्जिन्स के ऊपर या ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। सो दोस्तों ये थी डिटेल ग्रोथ स्टोरी अबाउट द यहाँ डिटेल स्टोरी अबाउट द पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो 14,000 करोड़ का है, और अगर देखेंगे तो ये स्टॉक अपने हाई से यहाँ पे 50% डाउन है। और अब जानेंगे कि क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। प्राइस टू अर्निंग देखिए जो कि अराउंड पी जो है वो अराउंड 137 तक चला गया था, यानी उससे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे पी में आया। इंडस्ट्री का पी भी डिक्लाइन किया है ऑब्वियसली, जब EMS पूरा इंडस्ट्री है यहाँ पे वोल्टास देखो, आप वोल्टास देख लो, ब्लू स्टार देख लो, सभी यहाँ पे डिक्लाइन किया हुआ है बिकॉज ऑफ एक ही प्लेयर के ऊपर इंपैक्ट नहीं आया, सभी प्लेयर के ऊपर यहाँ पे इंपैक्ट आया है। पेग रेशियो देखेंगे तो 0.54 का। सो दोस्तों यहाँ पे पीयर्स के साथ में हम जब कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पेग रेशियो में एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे पेग रेशियो देखेंगे तो कंपैरेटिवली सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है तो पीजी का है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है ना, ROC देखेंगे या फिर बाकी के भी पैरामीटर देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया है। डिक्सॉन का अगर देखेंगे तो पेग रेशियो बहुत ही हायर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि एक यहाँ पे कंफर्टेबल वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। Q1 में क्या हुआ है, यहाँ पे आपका सेल्स डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट जो है ना, FIS का ट्रस्ट देख लो, यहाँ पे DIS का ट्रस्ट देख लो, आपको यहाँ पे इंक्रीज ही होता हुआ दिखेगा। इवन दो यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट किया है, ना कि बेचा है, लेकिन लिटिल बिट बेचा है, ज़्यादा बेचा नहीं है। और अगर यहाँ पे देखेंगे पब्लिक की होल्डिंग 24 से 25 चली गई है, ये नॉमिनल चेंजेस है। अगर यहाँ पे पब्लिक में देखेंगे उसमें भी कुछ एस इन्वेस्टर हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ओवरऑल अगर डील देखेंगे तो मेरा कहना है कि यहाँ पे और भी एक क्वार्टर हमें वेट करने की ज़रूरत है। जनरली क्या होता है ना, जब भी हमारा समर सीजन चालू होता है उससे पहले का जो ये रहता है जान या फेब, उस समय समझ में आता है कि यहाँ पे जो है वो सेल जो है वो रैंप अप होने वाला है, और तब तक इसके और एक फैसिलिटी जो है वो भी लाइव होने वाले हैं। और ये सभी सिनेरियो मुझे लग रहा है PGEL के लिए बहुत ही फेवरेबल बन सकती है। सो दोस्तों इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। अभी फिलहाल ही Q2 के भी अपडेट आएंगे, उससे भी समझ में आएगा Q2 क्या इसमें यहाँ पे हम उसके साथ में कंपेयर करेंगे और समझेंगे किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बन रही है। लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ उछाल आने के पॉसिबिलिटीज़ है। सो ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।